जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में लॉ विथ रॉरित में। साथियों, मैं कार्तिकेय भारतवंशी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के दौरान जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ सवाल के बारे में और उसके जवाब के बारे में, ताकि जब इस तरह के सवाल आपके सामने आएँ तो उसका जवाब आप किस प्रकार दे सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि कई टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जैसे लाइक लीगल डाइजेस्ट हो गया, प्रेसिव राइटिंग हो गया, समरी हो गया, केस का साइटेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मैंने हेल्प के लिए एक नोट्स को मैंने लिया हुआ है, जिसके हेल्प के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको जो है अपने इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हमारे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन का पोर्शन है। इसमें क्या करना है आपको कि ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसके कुछ पार्ट्स पीछे हैं, ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसी को आपको ट्रांसलेट करके लिख देना है। ठीक है, जैसे कि लिखा है ना, द पर्टिकुलर विल कंसीडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन एंड सच अमेंडमेंट्स ही मे बी रिकमेंडेशन ऑफ हिज मैसेज। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे जो लिखे हुए हैं आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सीधे क्या करेंगे, आप इसको करने के बाद से ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर ये वाला सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद से जो हमारा अगला आता है, देखिए उसी की तरीके से एक दूसरा एग्जांपल दिया है पीआईएल से रिलेटेड। जो पीआईएल से रिलेटेड दिया है क्या है, द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में क्या क्या है। तो देखिए, कहने का मतलब ये भी एक प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन वाला ही पोर्शन है। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसलेशन वाला ही पोर्शन है। देखिए, इसी का ठीक ट्रांसलेशन यहाँ पे आपको नोट कर दिया है। ठीक, तो ट्रांसलेशन वाले में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। इंग्लिश में दिया है तो उसको अच्छे से पढ़ के हिंदी में आपको करना है, और अगर हिंदी में दिया है तो उसको पढ़ के आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक टर्म है साइटेशन राइटिंग। अब साइटेशन राइटिंग में ये जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये आता है। देखिए, कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल डाइजेस्ट। ठीक है, लीगल डाइजेस्ट क्या होता है। देखो, मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि लीगल डाइजेस्ट का मतलब आप ये समझिए कि आपके जो भी लीगल टर्म्स हैं, केस से रिलेटेड जो भी आपके मान लीजिए फैक्ट हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से आप उसको क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। वही हमारा कहा जाता है लीगल डाइजेस्ट। आप इसको समझाते हैं हमें। देखिए क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ द लीगल डाइजेस्ट क्या होता है। लीगल डाइजेस्ट आर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द कंसाइज समरी ऑफ द फैक्ट एंड होल्डिंग ऑफ द केस दैट आर द pertinent to the point of law which is the index and the reference to the source of law which the summary has been टेकन। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हो, आप लीगल डाइजेस्ट का मतलब क्या कह रहा है, ये सिस्टमैटिक और अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है। कोई भी चीज़ होता है उसको आप सिस्टमैटिक ढंग से कैसे कर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि कोई केस है, ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा केस है और उसको केस को हम क्या करना है, हमको कोर्ट के सामने पेश करना है। तो कोर्ट के सामने पेश करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए केस को लिखने का क्या तरीका होता है, हम पहले उसको बताएंगे, हमारी प्रेयर क्या है, उसके अलावा हमारी कोर्ट से क्या क्या डिमांड है, क्या कर रहे हैं, हम एक इंडेक्स बना रहे हैं, सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीज़ों को कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारा होता है लीगल डाइजेस्ट। लीगल डाइजेस्ट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कई केस को, जैसे मान लीजिए कोई केस को हमको सॉल्व करना है। अब उसमें हमको उस केस को सॉल्व करने के लिए हम किन किन केसों का सहारा ले सकते हैं, किन किन बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम एक इंडेक्स तौर पे ऐसे ऐसे तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद से उसको फिलअप करेंगे, लाइन से करेंगे, वो जैसे मतलब हमें सुटेबल लगेगा वैसे हम फिलअप करेंगे कि कौन सा हमारे लिए पहले, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे केशव भारती केस है, ये हमारा सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए गोलकनाथ है, फिर उसका से मेनका गांधी, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी केस को सिस्टमैटिक कर सकते हो, तो वही कहा जाता है, उसी को कहा जाता है लीगल डाइजेस्ट बोला जाता है। ठीक है, लीगल डाइजेस्ट आपको समझ में आया। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको कहा जा रहा है कि इसको अरेंज बाय द सब्जेक्ट एंड सब डिवाइडेड बाय द जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट। आप इसको सब्जेक्ट के हिसाब से भी वो कर सकते हो, अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सब डिवाइडेड बाय द जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्टेटमेंट एंड फैक्ट ऑफ द कोर्ट होल्डिंग। आपको क्या करना है, उसके बारे में एक ब्रीफ स्टेटमेंट देना है। ब्रीफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने क्या किया कि केशवानंद भारती के केस को आपने डिनोट किया, लीगल डाइजेस्ट में आपने केशवानंद भारती के केस को बताया।
अब केशवानंद भारती में किस बारे में बता रहा, तो आपको ब्रीफ में छोटा सा बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, आपके केस को इस आधार पे इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, उसका एक ब्रीफ स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। ये कहा जाता है लीगल डाइजेस्ट के बारे में। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, लीगल डाइजेस्ट इज एन इंडेक्स टू रिपोर्टेड केस प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्टेटमेंट, जो मैंने बताया। उसको क्या कह रहा है, अरेंज्ड बाय सब्जेक्ट एंड सब डिवाइडेड बाय द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। वही कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक अरेंज कर रहे हो। ठीक है, आप उसको पैसेज में अरेंज कर सकते हो, पैराग्राफ में अरेंज कर सकते हो, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। उसके बाद से एक अगला टर्म आता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो हमारा होता है लीगल डाइजेस्ट इंडेक्स इन इंडिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लीगल डाइजेस्ट इन इंडिया कंपाइल ऑल रिपोर्ट केसेस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लॉ। क्या कह रहा है, AIR पब्लिक डाइजेस्ट ऑफ द केस लॉ। अब जैसे मान लीजिए AIR को हमने किया है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1901 से लेकर 1950 तक के जितने भी केस हैं उनको एक तरीके से सीक्वेंस में बना लिया है, मतलब एक ऐसे बना लिया है। फिर क्या कह रहा है, 15 ईयर डाइजेस्ट, मतलब 15 साल के केस को लेके पूरा एक बना लिया है, इंडेक्स बना लिया है। उसी तरीके से कर करके मतलब क्या, इसने एक क्राइटेरिया बना लिया कि हम 50 साल के केस को आप क्या करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, या 15 साल के बनाएंगे, या 2 साल के बनाएंगे। इस तरीके से इसने क्या किया है, उसको क्या किया, इंडेक्स बना लिया है इसका। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, मद्रास लॉ जनरल लिमिटेड पब्लिश द ईयरली डाइजेस्ट। मतलब जो मद्रास लॉ जनरल लिमिटेड पब्लिशर है, ये क्या कर रहा है, ये ईयरली डाइजेस्ट बनाता है। मतलब केस को क्या करता है, ईयरली डाइजेस्ट बनाता है। अ मंथली पब्लिकेशन केस आर grouped and listed under the title of act concern a summary of the fact of the point involved the final डिसीजन इज गिवन। कहने का मतलब ये है कि अब ये क्या कह रहा है, ये जो मद्रास लॉ जनरल है, देखिए मैं बताता हूँ, ये मद्रास लॉ जनरल लिमिटेड जो है ये क्या करता है, ये ईयरली अपनी बुक लॉन्च करता है। ठीक है, केस की बुक लॉन्च करता है। अब इस ईयरली में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे हुआ। अब इसमें जनवरी में कितने केस आए, उस केस के नाम और उस केस के बारे में छोटी सी 2 लाइन क्या कहा था कोर्ट ने, फाइनल डिसीजन क्या आया था, फिर दूसरे केस का नाम क्या आया था, फाइनल डिसीजन। इस तरीके से करके क्या करता है, ये एक इंडेक्स बनाता है। ये जो अपने ईयरली जो होता है अपने जो बुक्स है उसको पब्लिश करता है। तो ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से ये लीगल डाइजेस्ट है। ये क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से इसको अरेंज कर रहा है, इंडेक्स बना रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि आर्ट ऑफ यूजिंग डाइजेस्ट, एक आर्ट क्या होनी चाहिए, यूजिंग डाइजेस्ट मतलब जब डाइजेस्ट का आप यूज़ करते हो तो उसके पीछे का क्या आर्ट होना चाहिए। तो क्या रहा, सबसे पहले टॉपिक मेथड, या तो आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई हम बुक लिख रहे हैं, तो उसमें जितने भी हम केस लॉ नोट करेंगे वो क्या करेंगे, वो हम बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। फिर क्या कह रहा है, केस मेथड। अब केस मेथड में क्या आ जाता है, हमने एक टॉपिक को ले लिया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे केस हो रहे हैं उसका हमने इंडेक्स बना लिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अब इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 क्या कहता है, फाइंडिंग अ की नंबर। हमने क्या करना है, एक की नंबर फाइंड करना है। एक जैसे मान लीजिए कि हमें किसी केस के बारे में अगर एनालिसिस करना है, इंडेक्स बनाना है, तो उसमें किस चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए सेकुलरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें बात किया गया है, तो हम सेकुलरिज्म हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा की नंबर हो जाएगा। अब जब की नंबर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉ होंगे उसके हम इंडेक्स बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद से स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डाइजेस्ट। इसमें क्या करा, द सेकेंड स्टेप इज यूजली स्ट्रेट फॉरवर्ड, चूज द बेस्ट डाइजेस्ट ऑफ योर नीड। मतलब क्या कह रहा है कि आपको अपना जो बेस्ट डाइजेस्ट होता है, बेस्ट डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके केस को मजबूती प्रदान करे, आपके पब्लिशर को मजबूती प्रदान करे, आपके बुक्स को मजबूती प्रदान करे, आप उसका सीधे चुनाव कीजिए और उसको क्या करिए, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, रीडिंग हेड नोट एंड केस। ठीक है, जो इसका क्या होता है, उसका जो हेड नोट्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी आप केस पढ़ेंगे तो उसके क्या होता है, केस या बुक या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके वो होते हैं, हेडिंग होते हैं। हेडिंग के बाद से उसके टॉपिक लिखे रहते हैं, फिर उसके बारे में ऐसे ऐसे डिटेल दिया रहता है। तो वही कह रहा है, रीडिंग हेड नोट एंड केसेस के बारे में बता रहा था। ये हमारा स्टेप 3 होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं बता देता हूँ। वंस यू हैव अ टॉपिक एंड की नंबर, कह रहा है गो द पर्टिकुलर डाइजेस्ट पब्लिशर पब्लिश्ड फॉर योर जुरिसडिक्शन ऑन विच यू सर्च।
फिर दूसरा क्या कह रहा है, द टॉपिक सब्जेक्ट हेडिंग आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एंड वर प्रिंटेड इन द स्प्रिन ऑफ द वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि जैसे हम आपने डिक्शनरी देखा है, इंग्लिश हिंदी की आपने डिक्शनरी देखा होगा, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि ए नाम के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो एक जगह से पूरे लिखे रहते हैं। ए नाम से कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, इसकी मीनिंग क्या होती है, कई पेजेस में रहते हैं। उसके बाद से ए के बाद फिर डबल ए के बारे में आता है, फिर ए बी के बारे में आता है। इस तरीके से कर करके वो क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको अरेंज किए हैं, उसको कहा जाता है डाइजेस्ट किए हैं, लीगल डाइजेस्ट। उसी तरीके से हमारे लॉ में होता है कि जब आप किसी चीज़ को क्या करते हो, आप अरेंज करते हो, बनाते हो, तो आपका एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए। ठीक है, आप उसके जुरिस्डिक्शन, आप उसको क्या सब्जेक्ट हेडिंग देखना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। फिर कह रहा है वंस यू हैव फाइंड द करेक्ट वॉल्यूम इन द डाइजेस्ट सेट गो टू द टॉपिक एंड देन द सब टॉपिक। जब आपने एक बार सेट कर दिया तो आप उसके टॉपिक पे जाइए, फिर उसका सब टॉपिक क्या हो सकता है उस पे जाइए। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़े। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आने वाले समय आप बुक लिखने का मान लीजिए प्लान कर रहे हो, तो बुक लिखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसको बेसिकली ये समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, डिस्कस द साइटेशन केसेस विद रेफरेंस ऑफ द केस लॉ। अब देखिए साइटेशन के बारे में कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइटेशन एंड रेफरेंस द केस लॉ। जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या करना होता है, जैसे कोई केस लॉ है, जैसे केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। अब इसमें के कोर्ट ने क्या किया था, मतलब क्या डिसीजन दिया था अंत में, उसके बारे में आपको 2 लाइन लिख देना है, यही हो गया आपका साइटेशन। उसी तरीके से हल्टन वर्सेस जॉन्स का केस है, उसमें क्या कोर्ट ने कहा था, यही बोला जाता है कि केसेस एंड रेफरेंसेस ऑफ द केस लॉ का साइटेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मतलब बस ये है कि इसमें आपको केस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तो आप उसमें 2 लाइन लिख लेंगे। फिर हमारा इसमें एक अगला पॉइंट आता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं या फिर कोई भी फाइल बनाते हैं या कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तो आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस को उठाया, किससे किससे हेल्प ली, वो सारी चीज़ों को जो मिला के जगह लिखा जाता है उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अब देखिए कह रहा है मेक अ लिस्ट द कीप ट्रैक ऑफ द ऑल बुक्स मैगजीन वेबसाइट यू रीड यू फॉलो यू बैकग्राउंड रिसर्च प्लान लेटर इन दिस सोर्स विल बिकम योर बिब्लियोग्राफी। कहने का मतलब है कि उन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, लिस्टेड करना है, उन बुक्स को, मैगजीन को, जिसको क्या किया, जिसको आपने पढ़ा है, फॉलो किया है अपने कंटेंट को तैयार करने में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, मोस्ट टीचर वांट यू हैव टू लिस्ट 3 रिटन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब टीचर क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि कम से कम आप 3 ऐसे सोर्सेस को बताएं जहां से आपने किसी चीज़ को बनाया। फिर कह रहा है राइट डाउन द फोटो कॉपी ऑफ प्रिंट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईच सोर्स ऑफ फाइंड यू कैन द साइलेंस बिल्ड बडीज बिब्लियोग्राफी ऑफ द वर्कशीट टू हेल्प यू। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई दोस्त आपके इसमें हेल्प किए हैं, कोई मित्र आपके हेल्प किए हैं, इसके अलावा कहीं आप किसी वेबसाइट से कुछ, तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, इसी को बोला जाता है बिब्लियोग्राफी। फिर क्या कह रहा है, कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ ईच प्रिंटेड सोर्स, ऑथर नेम, टाइटल ऑफ द पब्लिशर, है ना। कहने का मतलब है अब आपने किसी बुक से लिया, तो बुक के ऑथर का नाम, ठीक है, उसमें कौन से पेज नंबर से आपने लिखा है, किस टॉपिक से लिखा है, ये सारी चीज़ों आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आपको बताना होगा। ठीक, यही बोला जाता है। अब इसके बाद आते हैं, एक अगला पॉइंट है हमारा, ड्राफ्ट द प्लेन्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कैसे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई मामला आ जाता है तो आप उसमें केस को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सुनिए, अब जैसे मान लीजिए इसको तरीका ये होता है लिखे केस को ड्राफ्ट करने का, जैसे जैसे कोई भी केस होता है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्लेंटिफ के बारे में ऊपर यहाँ डिटेल लिखा है। मतलब राइट साइड में, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर पे क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे और अपना एड्रेस लिखोगे, अपना एज लिखोगे, ये लिखोगे, बीच में वर्सेस लिखोगे और यहाँ पे प्लेंटिफ रहेगा। मतलब प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, जिसने वाद को दायर किया। ठीक है, उसके बाद से आप किसके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे, लेफ्ट साइड में ही कॉर्नर में उसी के जस्ट नीचे, और ये यहाँ पे डिफेंडेंट का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद से आपकी क्या क्या मतलब शिकायतें हैं उससे,
आप उसको क्या करोगे, पॉइंट वाइज पॉइंट क्या करोगे, उसको आप बताना शुरू करोगे। ये एक तरीका होता है कि कोर्ट के सामने किसी भी चीज़ को पॉइंट वाइज डिनोट करना, कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, ये इस तरीके से, मतलब सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपके मामले कैसे हैं, आपके मैटर कैसे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप पूरा डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से लास्ट में क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है उसका क्या, उसका जो नाम होता है, उसके जो एडवोकेट होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लेंटिफ एडवोकेट। फिर एक लास्ट में क्या होता है, वेरिफिकेशन एक होता है। वेरिफिकेशन में किसका नाम होगा, जो प्लेंटिफ होता है उसका जो है नाम होता है, कि आई राम प्रसाद पांडे एग्जाम्पल तौर पर दिया है कि मतलब मैं फला व्यक्ति, ये मतलब जो भी मैंने ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई सत्य हैं। ये सारी चीज़ें क्या आपको एक वेरिफिकेशन के तौर पे आपको लिखना होता है। तो ये होता है केस की ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिए, ड्राफ्ट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द एबव प्लान। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिविल सूट के जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट का था, अब इसमें सिविल सूट का देखिए सेम चीज़ें वैसे ही हैं, प्लेंटिफ है वर्सेस है, डिफेंडेंट है, फिर आपने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी, ठीक है। फिर इसमें क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन फिर हो गया। उसी तरीके से आपका क्या है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन फर्स्ट अपील, है ना, ये 96 सीपीसी के बारे में बताया है। देखिए सारी चीज़ें लगभग सेम ही हो रही हैं, ठीक है। इसमें अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट के बारे में बात कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको क्या किया जाएगा, आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को लिखना है। फिर क्या कहता है, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग। ये क्या होता है, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग क्या, तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर फिक्सिंग एन अर्ली डेट टू हियरिंग इन योर केस सपोर्टिंग योर एप्लीकेशन विद द एडिक्वेट ग्राउंड। कहने का मतलब आपको क्या करना है, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपको लेटर लिखना है कि भाई हमारे केस की सुनवाई थोड़ा सा आप पहले कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, एन एप्लीकेशन ऑफ द फिक्सिंग डेट। फिर इसमें क्या कैसे लिखना है, देखिए तरीका ये है, इन द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर ऑफ द इलाहाबाद सिविल मिस लिस्टिंग, फिर अप्लीकेंट नंबर जो आपका वो है, फिर क्या है, अंडर सेक्शन किसके तहत मामला है, ऑन द बिहाफ ऑफ, फिर ए एंड अनदर अप्लीकेंट का नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। इन फिर इसके से नीचे आप लिखेंगे। अब नीचे लिखने के बाद से क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में यहाँ क्या करना है, यहाँ पे अपने बारे में लिखना है, फिर यहाँ पिटिशनर के बारे में लिखना है, फिर वर्सेस किसके बारे में है वो सारी चीज़ें बताना है, रिस्पोंडेंट। फिर क्या करना है, फिर टू करने के बाद से फिर पॉइंट में आपको सारी चीज़ों को समझा देना है। फिर ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है। फिर नीचे आपको क्या करना है, एक प्रेयर डालनी है, ठीक है। इन द देयर ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुली द प्रेयर टू डायरेक्ट द ऑफिस टू द लिस्ट केस इन द नेक्स्ट कॉज लिस्ट ऑन द स्पेसिफिक डेट एज इस कोर्ट में फिक्स। मतलब आप ये कोर्ट से प्रेयर कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने केस की जो सुनवाई है थोड़ी सी पहले करनी है, ठीक है। लास्ट में काउंसिल के बारे में हो जाएगा, जो आपका एडवोकेट होगा, एडवोकेट जो भी आपका वो रहेगा, एडवोकेट का नाम रहेगा, काउंसिल ऑफ द पिटिशनर, चैम्बर नंबर इतना है, मतलब ये जो वकील होता है उसके एड्रेस के बारे में बताता है। तो ये तरीका होता है। उसी तरीके से इंजंक्शन एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या होता है, सिविल सूट दायर करने का तरीका भी लगभग सेम वही है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। फिर उसके बाद आता है प्रेसिव राइटिंग। प्रेसिव राइटिंग के हमारा क्या होता है, अब देखिए प्रेसिव राइटिंग क्या कहता है, मीनिंग ऑफ द प्रेसिव क्या कहता है, प्रेसिव इन द फ्रेंच वर्ड द डेराइव फ्रॉम द लैटिन पैराजियम विच मीन्स द टू कट अ शॉर्ट। कहने का मतलब क्या होता है, आप किसी बड़े से पैराग्राफ को आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, हाँ। सम ऑफ द प्रोनाउंस इट रॉन्गली द लास्ट as in word pressives is not pronounce it remains the silent in English। मतलब वो प्रेसिव के बारे में बता रहा है कि कौन सा वर्ड साइलेंट है, कौन सा वर्ड साइलेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ एन आइडियल प्रेसिव, मतलब एक आइडियल आदर्श प्रेसिव की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा इसमें ये कह रहा है कि अ प्रेसिव शुड बी ब्रीफ क्लियर एंड अ कंसाइज। मतलब एक छोटा सा होना चाहिए, है ना, एकदम स्पष्ट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। अ प्रेसिव राइटर हैज़ द सेपरेट ऑफ द यूनिफॉर्मेट फॉर द इम्पॉर्टेंट एंड फिर क्या है, इम्पार्टीज फ्रॉम द गोल्ड एंड द स्पाइडर फ्रॉम द फिलफिलमेंट ऑफ द सराउंड इट। कहने का मतलब ये है कि आपका पूरी तरीके से सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, आपका जो लिखा हुआ है वो पूरे तरीके से क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब सेपरेट होनी चाहिए, सब अलग अलग एकदम समझ में आनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, द प्रेसिव मस्ट बी वेल क्या लिखा है, वेल कनेक्टेड टू होल। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने प्रेसिव राइटिंग ली है वो क्या, वो आपके मैटर से कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं कि आपने लिखा कुछ और है समझ में कुछ और आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर क्या करा है, द प्रेसिव मस्ट बी कंप्लीट द सेल्फ कंटेंट, दैट इज अ मस्ट कन्वे इट्स मैसेज फुली एंड द क्लियरली। फिर क्या, द प्रेसिव मस्ट बी द ट्रू फेथफुल पिक्चर ऑफ द आइडियाज कंटेंट टू द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, ये सारी लाइंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या करा है, राइट द प्रेसिव ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ आल्सो गिवन इन द सुटेबल एग्जांपल। अभी इतना बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, इसको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आपने जो समझा है उसको आप शॉर्टकट में क्या करिए, आप उसको लिख दीजिए और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, अपने से बना के दे दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा होता है प्रेसिव राइटिंग का। ठीक है, तो साथियों यही था छोटा सा जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, उसमें कुछ जो टेक्निकल जो टॉपिक्स थे, मुझे लगा कि उसको डिस्कस करना चाहिए, मैंने आप सभी तक डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारे कमेंट्स के जवाब मैं दे दूंगा। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है, अगर इस वीडियो को नहीं समझ आया तो आप एक बार काम कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, नहीं समझ में आता उसके बाद आप हमसे कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा ठीक है, आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।